ठीक ठीक है ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग कैश फ्लो का पूरा अच्छा से रिवीजन करेंगे। अगर तुम लोग अगर भूल भी गए हो और चाहे कुछ पोर्शन अगर बाकी भी रह गया है तो कैश फ्लो का आज क्लास हम लोग का बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो में मतलब कि A to Z जितना भी पॉइंट्स है कुछ भी बाकी नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आज हम लोग जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आज का क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आता है, 3 रिवाइज में आता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये वाला आता है। ठीक है, साथ में बोलने की कोशिश करना तो जल्दी जल्दी तुम लोग को भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखो जब जो अब ये है लास्ट है। ठीक है, अब इसका कैश फ्लो देखना ना पड़े, ऐसा कर लो जो उतना हो सके हम पूरा एकदम फुल फ्लेजेड रिवीजन करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो और इनफ्लो एंड आउटफ्लो of cash and cash equivalents due to operating, investing and financing activity of a company during a particular accounting period। ठीक है, एक कंपनी का 3 एक्टिविटीज है, कितने एक्टिविटीज है, 3, फाइनेंसिंग सॉरी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटीज है। इनफ्लो मतलब कितना पैसा का आना हो रहा है, कितना पैसा का आउटफ्लो मतलब कि जाना हो रहा है, उसको पता करने में हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 3 एक्टिविटीज है, कैश एंड कैश का इक्विवेलेंस है, क्या इनफ्लो हो रहा है और क्या आउटफ्लो हो रहा है, उसको पता करने हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कभी डेफिनेशन में सिर्फ ये भी डेफिनेशन में पूछता है कैश फ्लो क्या होता है, डिफाइन सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, कैश फ्लो अलग है। ठीक है, अब तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो में फर्क क्या है, कैश फ्लो मतलब कैश का सिर्फ बोल रहा है, कैश फ्लो आर इनफ्लोस और आउटफ्लोस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश का इनफ्लो होगा, कैश जो आएगा, कैश जो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या, या तो कैश इनफ्लो होगा आएगा, या तो कैश आउटफ्लो होगा जाएगा, तो उसको हम लोग बोले कैश फ्लो। अब उसे बोले कि स्टेटमेंट बनाओ, पूरा उसका अकाउंट बना करके दिखाओ, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगर डिफरेंस में इनफ्लो पूछता है या आउटफ्लो भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स। तो कैश इनफ्लो क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो अराइजेस व्हेन नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज, ठीक है, इन द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर कैश का जो मेरा अमाउंट है क्या हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो मेरा अमाउंट है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है। इनफ्लो का मतलब क्या, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, इनफ्लो। कैश या कैश इक्विवेलेंट अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है मतलब मेरा पैसा आ रहा है, मतलब मेरा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो में इसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा। आउटफ्लो में क्या होगा, कैश आउटफ्लो में अराइजेस व्हेन नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्ट, इस क्या बोला है, इन डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सबसे बड़ा डिफरेंस है, कैश तुम लोग पता है कैश में क्या क्या आता है और कैश इक्विवेलेंट ये चीज होता क्या, एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन भी रहता है कि कैश तुम लोग पता है कैश इन हैंड, ये सब कैश को बोलते हैं, पर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो कैश तो तुम लोगों को पता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश नहीं पर कैश के जैसा ही इजीली कन्वर्ट हो सकता है विद इन 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ्स। ये एक नया चीज है, विद इन 3 मंथ्स और, तो ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में लिखा हुआ है। कैश का मतलब पहले क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, दोनों हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। अगर अलग अलग से पूछता है तो भी डेफिनेशन लिख देना, एक साथ बोला दोनों का डेफिनेशन को जोड़ करके लिख देना। एग्जाम्पल भी पूछता है इसका, तो एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना। तो बोला कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बोला कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में जो डिपॉजिट का जो पैसा होता है, चेक ड्राफ्ट हो गया, बैंक का कुछ भी हो गया, डिमांड डिपॉजिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश। वो मेरा किसमें किसका कैटेगरी में आएगा, कैश के। अब कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरी में सर क्या आएगा, तो कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, कम समय के लिए रहता है, विद इन 3 मंथ्स ये कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, 3 मंथ और उससे लेस देन 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसलिए हाईली लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हाईली लिक्विड है, मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है, 3 मंथ्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into known amount of cash and which are subject to insignificant risks of change in value। बोला कि रिस्क भी नहीं रहता कि मान के चलो इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करें तो रिस्क है कि इसका वैल्यू कम हो जाएगा,
10,000 का चीज हमको उसको कैंसिल करना तो उसको 9,000 हो जाए, ऐसा रिस्क नहीं रहता इसमें, इजीली कन्वर्टेबल भी रहता है। ठीक है, अब दोनों का एग्जांपल पूछ सकता है। कैश का एग्जांपल पूछे तो हम लोग बता दे रहे कैश इन हैंड, ये तो मेरा कैश में आ गया। डिमांड डिपॉजिट में तो क्या कहता है, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेरा किस में आ गया, कैश में। अब कैश इक्विवेलेंस के एग्जांपल पूछा तो इसके बाद नीचे देखो जो हम तुम लोग को बात में तो वही लिखा हुआ है, जनरली दिस इन्वेस्टमेंट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ। मतलब ऐसा ये है, ऐसे कैश कन्वर्ट होने में 3 या 3 मंथ से कम, 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कमर्शियल पेपर्स है, ट्रेजरी बिल्स है, मनी मार्केट फंड्स है। तो ये एग्जांपल है, लॉजिक समझ तो कोई मतलब नहीं बनता है, लंबा चल जाएगा, तो खाली याद रखना कि एग्जांपल में ये सब इसका आता है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मान लो कि चलो अलग से पूछता है, ठीक है, अब बोलता है एक साथ पूछता है, तो दोनों डेफिनेशन एक साथ लिख देना, एग्जांपल दोनों मिला के जो तुम्हारा मन है लिख देना। अगर एक मान के चलो बोल देता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल दो, तो दोनों का एक साथ पूछा, दोनों में से एक दो मिला के लिख देना, समझ रहे हो। अलग से डेफिनेशन अलग से, दोनों का डेफिनेशन को क्या कर देना, कंबाइंड कर देना। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया ना। तो यहां तक क्या समझे हम लोग, कैश फ्लो क्या होता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। अब कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो और 3 एक्टिविटी से होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसका एक स्टेटमेंट बना करके हम लोग को दिखाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कैश इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है, कैश नहीं है, कैश तो कैश है पर कैश नहीं, पर कैश के जैसा ही है, इक्विवेलेंस है, जस्ट इक्वल टू कैश। ठीक है, कितना मंथ में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, विद इन 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो बनाने का 2 मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तुम लोग का सिलेबस में जो है डायरेक्ट मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड तुम लोग सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इनडायरेक्ट मेथड से चलो हम लोग सीखते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो है 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, एक मेरा क्या है ऑपरेटिंग, एक मेरा क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक मेरा क्या है फाइनेंसिंग। 3 तरह का मेरा एक्टिविटीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और फाइनेंसिंग में क्या आएगा। तो ऑपरेटिंग में ना बिजनेस का जो मेन इनकम है, जो बिजनेस जिस चीज का बिजनेस है, जो मेन सोर्स ऑफ जो बिजनेस है क्या है, प्रिंसिपल इनकम जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। मतलब जो चीज का बिजनेस ही है मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कपड़ा का बिजनेस है, तो मेरा कपड़ा का बिजनेस ही मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल रेवेन्यू हो गया। तो जो बिजनेस का जो एक्चुअल कमाई, जो मेन कमाई, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग में जो खर्चा है, जो बिजनेस जिस चीज का बिजनेस है उसका जो खर्चा और इनकम है, आउटफ्लो और इनफ्लो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग में। तो चलो देखते हैं, डेफिनेशन में एग्जाम में पूछ सकते हैं, हम सबका डेफिनेशन वगैरह एकदम अच्छा से लिख दिए और तुम लोगों को नोट्स भी ग्रुप में भेज दिया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू, क्या ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस का। अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बोल रहा है क्या कि जो प्रिंसिपल रेवेन्यू होना चाहिए, जो बिजनेस का क्या है मेन जो होता है, मेन जो काम है उसका रेवेन्यू आएगा, और अदर्स भी आएगा बट किसको छोड़ करके, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़ करके बाकी अदर्स एक्टिविटी भी आएगा। तो क्या आएगा, जो प्रिंसिपल इसका कमाई, मतलब जो चीज का बिजनेस हो रहा है उससे जो खर्चा इनकम हो रहा है वो मेरा किस में आएगा, ऑपरेटिंग में। अदर्स भी आएगा बट अदर्स में ये नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई भी चीज होना नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आएगा वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, यही बोलना चाह रहा है, समझे क्या बोले। तो ऑपरेटिंग में सर क्या आएगा, ऑपरेटिंग में सिंपल सा बात है, जो बिजनेस का जो मेन काम है ना, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें जो खर्च इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो मेरा तुम्हारा ऑपरेटिंग में। फॉर एग्जांपल मेरा कपड़ा का बिजनेस है, तो मेरा कपड़ा का बिजनेस में जो मेरा कैश फ्लो का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो मेरा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग में। अदर्स भी आएगा बट एक्सेप्ट फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग को छोड़ करके। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, नाम में ये इन्वेस्टिंग में। ठीक है, इन्वेस्टिंग में तो जनरली अगर हम बोले, इन्वेस्टिंग में जनरली बोले तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो परचेज सेल खाली फिक्स एसेट ही आएगा, ठीक है। और सर इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, और तुम्हारा इन्वेस्टिंग में मान के चलो कि जो परचेज सेल जो किए उससे कोई अगर इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो वो भी मेरा किस में आएगा, इसी में आएगा। और मेरा इसमें क्या आएगा बोलो, तुम्हारा गुडविल अगर परचेज कर रहे हैं, गुडविल अगर परचेज करे वो भी आएगा इसमें। तो चलो पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टिंग नॉर्मल वर्ड में हम लोग बोले तो नॉर्मल जिसमें मेन आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एंड नॉन करेंट, फिक्स एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट हो गया चाहे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका खरीदा बेची जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरा किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ भी इनकम वगैरह भी रहा, इन्वेस्टमेंट से और इंटरेस्ट से कुछ भी रिलेटेड इनकम भी रहा तो वो भी किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, बाय करना, एंड डिस्पोजल मतलब सेल करना। इसका मतलब क्या होता है, बाय, इसका मतलब सेल, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट का बात हो रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, बोला कैश इक्विवेलेंट्स में जो आता है वो चीज तो नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कैश इक्विवेलेंट्स शॉर्ट टर्म का रहता है, लॉन्ग टर्म का नहीं रहता है। बोला इट ऑल्सो इंक्लूड फिक्स एसेट, बोला फिक्स एसेट तो है, साथ साथ इन्वेस्ट, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट पर उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें, रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड जो मेरा तुम्हारा इंटरेस्ट से जो हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से जो हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। बोलना ये चाह रहा है ना कि जो एसेट हम लोग खरीदा बेची कर रहे हैं वो तो आएगा, उससे रिलेटेड कोई इनकम खर्चा अगर हुआ ना तो वो भी आएगा। तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब किस में आएगा। तो बोलने मतलब सिंपल, अगर इस पे नॉर्मली अगर हम बोले तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड तुम्हारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड कोई इनकम रहा, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कुछ भी रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी इसी में आएगा, इन्वेस्टिंग में ही आएगा। और गुडविल परचेस करेंगे वो भी तो आएगा ही आएगा। नंबर 3 लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस का पैसा कहाँ से आना है, कैपिटल जो होता है ना बिजनेस का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए जो हम लोग करते हैं क्या बनाते हैं, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो नॉर्मली ये मेरा दो चीज से हो सकता है, एक तो होता है ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल का मतलब क्या, शेयर इशू करेगा, या तो खुद का पैसा, तुम लोग अलग से भी हम बताते हैं ऑनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, खुद का पैसा और जो शेयर इशू करेगा, या तो ऐसे कर सकता है या तो बोरोइंग्स करेगा। बोरोइंग्स मतलब क्या, लोन वगैरह उठाएगा, डिवेंचर वगैरह इशू करेगा। तो दो चीज से पैसा हम लोग ला सकते हैं, या तो ऑनर्स फंड या तो बोरोइंग्स, दो चीज से फाइनेंसिंग में पैसा आएगा। तो चलो पढ़ते देखो। Financing activities are the activities that result in change in the size and composition of owners capital. Owners का कैपिटल हो गया, owners कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें भी इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, सिर्फ इशू शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी, ठीक है। एंड क्या, बोरोइंग्स ऑफ इंटरप्राइज, बस इतना ही आएगा। तो 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में बिजनेस का जो मेन काम हो रहा है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए, वो मेरा ऑपरेटिंग में आ गया। इन्वेस्टिंग में क्या आ गया, मेरा परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं क्या, फिक्स एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी इनकम खर्चा मेरा हो रहा है तो वो मेरा किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ऑनर्स कैपिटल या बोरोइंग्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, एकदम क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक लॉन्ग भी ऑप्शन में पूछ सकता है और 1-2 मार्क्स का पूछ भी सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, टू डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड। बोला कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट हो पता करना है। कैसे पता करोगे, क्या पता करोगे, कितना मेरा इनफ्लो हुआ। जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जनरेट का मतलब क्या होता है, कितना कैश आया, जनरेट हुआ, इनफ्लो हुआ तभी ना पैसा आएगा, बोलो। तो ये पता चल जाता है, दैट इज किस में पता चलेगा, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, यही 3 एक्टिविटी के अंदर रहेगा ना ये सब चीज, बाय द एंटरप्राइज। अब दो जनरेटेड कितना ये तो पता चल ही जाएगा, कितना पैसा ये पता चल जाएगा इनफ्लो से, और कितना पैसा गया किससे पता चलेगा, यूज, दैट इज आउटफ्लो से। तो डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज, बोला कितना पैसा आया वो तो पता कर सकता है, कितना पैसा गया यूज हुआ वो भी पता कर सकते हैं अंदर ईच एक्टिविटी, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो। तीनों एक्टिविटी में कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, चाहे कितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है, दोनों ही हम लोग पता कर सकते हैं, यही बोलना चाहता है। टू डिटरमाइन नेट चेंज, इसमें बोला नेट चेंज, नेट चेंज भी पता कर सकते हैं। नेट चेंज का मतलब क्या होता है,
कैश एंड कैश मतलब दोनों का जो डिफरेंस हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस भी हम लोग पता कर सकते हैं, कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। सिर्फ 10 रुपये इनफ्लो हुआ, 8 रुपया आउटफ्लो हुआ, मतलब 2 रुपया का मेरा बचत हुआ। तो ये भी दोनों का भी पता कर सकते हैं, नेट कितना मेरा चेंज हो रहा है इनफ्लो आउटफ्लो का। लास्ट में तो पता हम लोग करते हैं ना, कितना लॉस हो कितना प्रॉफिट हुआ, सबको जोड़ के याद है कि नहीं, तो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमको कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम पता कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कैश का, अगर हम लोग कैश बजट का बना रहे हैं, कितना बजट हम लोग इसमें कर सकते हैं पता। इट इज हेल्पफुल टू असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज का मतलब क्या बात कर रहे हैं, 3 जो भी हम लोग पढ़े, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, वेरियस एक्टिविटीज हम लोग पता कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, बोला कि अलग अलग डेविएशन में बता सकते हैं कौन सा जगह से हम लोग कितना कैश, कौन सा एक्टिविटी से कितना अर्निंग करें, ये तो बता सकते हैं। तो एक बार ऊपर वाले लोग को सब पढ़ लेना है, ठीक है। लास्ट उसका देख और थ्योरी है बस, उसके बाद और कुछ नहीं। लिमिटेशन क्या क्या है, बोला इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन ये इग्नोर करता है। हिस्टोरिकल इन नेचर है। द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग किसको बोलते हैं बोलो तो, ज्यादा दिखा सकते हैं, कैश फ्लो हम बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग होता है क्या, फेक दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, फेक, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम लोग वर्ड बोले कि हम लोग फेक दिखा रहे हैं, फेक मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, बोला लिक्विडिटी सिर्फ पता करने के लिए ये सुटेबल नहीं। तो थ्योरी एक बार हम लोग को ऊपर ऊपर अपने से देख लेना, ठीक है। छोटा छोटा थ्योरी है, अगर देखने जाए तो बड़ा बड़ा है, पर हम इसको बहुत छोटा कर करके निकाले हैं कि तुम लोग काम लायक हो जाए। नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, दिस आर दोज ट्रांजेक्शन इन विच फ्लो दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट टेक प्लेस। बोला कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टेक प्लेस नहीं होगा, मतलब कैश रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नॉन कैश में नहीं आएगा, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड while preparing cash flow statement because these do not involve cash। वह नॉन कैश को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है। तो ये बाई चांस पूछ सकता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थ्योरी पोर्शन हो गया फिनिश, ठीक है। अब आ जाओ, और तो कुछ नहीं ना थ्योरी में। और ये ऊपर ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि कैश ऑपरेटिंग में क्या इनफ्लो होता है, क्या आउटफ्लो होता है, ये सब लिस्ट वगैरह है, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो। ये समझने के लिए हम लोग फॉर्मेट जब समझ लेंगे तो ऊपर से हम लोग इसको देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में इनफ्लो हो रहा है, क्या एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट देख करके। अब आ जाओ फॉर्मेट में, फॉर्मेट थोड़ा ब्लर हो गया ना, फिर भी दिख ही रहा है, ठीक है। फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तीनों एक्टिविटीज का नाम लिखेंगे। पहले इधर हेडिंग दे देंगे जो कंपनी का नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है। पहले किससे देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तीनों का देखना है, ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देख लो ऑपरेटिंग में मेरा क्या क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम लोग लिखते हैं साथ में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अलग से हमको वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ता है ना, इसको हमको अलग से वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ता है। तो इसका अलग से वर्किंग नोट कहाँ है, तो ये रहा इसका अलग से वर्किंग नोट, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या आएगा सर, प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2 बैलेंस दिया रहेगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्लोजिंग का मतलब कौन सा बात हो रहा है, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का, है ना, माइनस करेंगे मेरा आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व भी मेरा किस तरह आएगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वही मतलब करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। उसका कहता है प्रोपोज डिविडेंड। अब यहां से ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, कौन प्रीवियस में आएगा कौन करेंट में आएगा, अच्छा समझ लो। प्रोपोज डिविडेंड क्या आएगा, किधर आएगा, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। प्रोपोज डिविडेंड किधर आएगा, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा आएगा, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब किसका बात कर रहा है, करेंट ईयर का ही बात कर रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, क्या बोला है, टैक्स मेड, ये भी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। रिफंड टैक्स लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है जो कि जनरली हम लोग क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो सकता है। लॉस मतलब क्या, कि ऐसा लॉस कि नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के बाहर हो गया, एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं ना कि ओवर करके निकल गया, ये ओवर हो गया, मतलब उम्मीद नहीं था। तो ऐसा कौन सा आइटम है जिसका उम्मीद नहीं था,
अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर हो गया, तो इस सबको उम्मीद नहीं था। इनकम ऐसा कौन हो सकता है जो कि हमको पता नहीं था कि हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम बढ़ गया अचानक से, हम 30,000 का था, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बेसी बढ़ा चढ़ा के बोले तो बेसी बढ़ा चढ़ा के मिल गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक नॉर्मल सम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ना बहुत सारे आइटम्स 2 बार आता है, किसमें करंट लेना है, किसमें प्रीवियस लेना है, एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। उससे पहले एक ऑपरेटिंग का सम्स करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग ही थोड़ा सा क्या रहता है, टफ रहता है, तो ऑपरेटिंग का थोड़ा हम लोग फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग का थोड़ा हम लोग फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। एक बात याद रखना, अभी फिलहाल के लिए हम बता दे रहे, ये जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये लास्ट में मेरा ऑपरेटिंग में जो हम लोग लिखते हैं ना, इनकम टैक्स पेड, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही मेरा क्या है, इधर एक बार उधर एक बार इधर आएगा, ठीक है, एक बार उधर एक बार इधर। पर हाँ, ईयर कौन सा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ईयर इसमें भी प्रीवियस ईयर रहेगा। एक बात तुम लोग को हम और बता दे रहे हैं, हम ना डिटेल में पूरा भी नीचे लिखे हैं, मतलब एक एक कौन सा जिसका दो ट्रांजेक्शन होगा, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का, चाहे प्रपोज डिविजन का, तो कौन कहाँ जाएगा, नीचे भी हम डिटेल में भी लिखे हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे भी और वहां पे भी प्रोपोज डिविडेंड हमेशा किधर जाएगा, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, किधर जाएगा, प्रीवियस ईयर में। तो इसमें हम लोग ना सिर्फ 2 चीज पढ़ लेते हैं बनाने से पहले, कंफ्यूजन रहता है प्रोपोज डिविडेंड को लेकर के, एक इंटरिम डिविडेंड को लेकर के, कि सर प्रोपोज डिविडेंड तो सुन तो लिए, प्रोपोज डिविडेंड होता क्या है, यहाँ तो प्रोपोज डिविडेंड तो सुन लिए, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व समझ गए, प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, देखो होता है क्या मालूम, मान के चलो ना, बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग, बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग ना, जितना कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, रिकमेंड करता है, प्रपोज अपना प्रपोजल रखता है, रिकमेंडेशन रखता है कि भैया इतने इस साल जो है हम लोग जो है अच्छा प्रॉफिट कमाए हैं, तो इतना तक हम लोग को डिविडेंड दे। इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं, ऐसा डिविडेंड ना जो कि इन बिटवीन हम दे दिए, मतलब कि साल पूरा नहीं हुआ, साल पूरा नहीं हुआ, पर इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना कि हम पहले ही दे दिए, साल पूरा होने के इन बिटवीन दे दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब साल पूरा हो गया, डिसाइड हुआ, एक प्रपोजल रखा गया और डिविडेंड, ठीक है। एक क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, जो साल पूरा नहीं हुआ, पहले देख रही कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, तो पहले ही इन बिटवीन डिविडेंड पे कर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इसका ना थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन होता है, तो प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड का समझ लेते कौन कहाँ कैसे इसका ट्रांजेक्शन हुआ। तो प्रपोज डिविडेंड जो है ना, रिकमेंडेड डिविडेंड, रिकमेंड किया जाता है, क्या कहता है, रिकमेंड। तो ये कौन सा डिविडेंड है, रिकमेंडेड डिविडेंड है, बाय कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, इन एनुअल, साल में एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जो मतलब एनुअल जनरल मीटिंग एक तो साल में होता है, ठीक है। किस पे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट में, कि लग रहा है भैया मेरा इतना प्रॉफिट होगा, तो एक तो काम करो, एक प्रपोजल रखते इतना डिविडेंड दे दो, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रपोज डिविडेंड, का अलग से डेफिनेशन में पूछ सकते, 2 ईयर का दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। प्रपोज डिविडेंड में करंट ईयर से कोई काम ही नहीं है, करंट ईयर को एकदम भूल ही जाना है, करंट ईयर क्या होता है हमको मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, तो प्रीवियस ईयर से मतलब करंट ईयर का कोई काम है ही नहीं। अब सर प्रीवियस ईयर में का अमाउंट हम लोग कहाँ कहाँ लेंगे, तो एक बार जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ जाएगा, ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड प्रपोज डिविडेंड बोल के कहाँ पे लिखते हैं, वर्किंग नोट में आता है ना, प्रपोज डिविडेंड एक बार, तो एक बार वहां, एक बार फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम लोग क्या लिखते हैं, एज अ फाइनल डिविडेंड पेड बोल कर क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड का क्या करना है, सर इंटरिम डिविडेंड सेम, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में लेस। डेफिनेशन क्या है, एन इंटरिम डिविडेंड is a distribution of earnings to the shareholders before the end of accounting period, में अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ उससे पहले ही इन बिटवीन दे दिए, ठीक है। तो ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग और ऐसे करके सबका कौन कहाँ 2 बार जाएगा, क्या होगा, सब अच्छा से डिटेल में लिखे। तो पहले हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग का सम्स करना है, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाते अभी, ठीक है। तो अभी सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए ये 1 और 2 प्रपोज एंड इंटरिम डिविडेंड समझना मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना पूरा जो फॉर्मेट पढ़ेंगे, कौन 2 बार जाता है, कौन कहाँ कैसे जाता है, उसका हम लोग डिटेल में एक सम्स करेंगे। तो एक ऑपरेटिंग का पहले एक सम्स हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग का सम्स तो ग्रुप में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग का सम्स थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, पर समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, तो फोन में ले लो, फोन में देख लो तुम।
चलो आज ऑपरेटिंग डिविडेंड। अच्छा एक बार फॉर्मेट हम लोग आज अच्छा से डिस्कस नहीं किया, डिस्कस कर लेते हैं एक बार फॉर्मेट पूरा। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या आएगा देख लो। इसमें तुम्हारा आएगा XYZ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम लोग जानते हैं क्या करना है, वो नीचे एडजस्टमेंट है वो करके उस जो अमाउंट है लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, गुडविल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। ये सब किस में आएगा, तुम्हारा सारा कुछ इधर आ जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग में। ठीक है, और तुम्हारा इंटरेस्ट पेड बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर कुछ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट हो गया, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल हो गया। ठीक है, और लेस क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। इतना कुछ देता नहीं है, फिर भी फॉर्मेट तो पढ़ना पड़ेगा। गेन प्रॉफिट इनकम, इससे सब करें तो मेरा आ जाएगा वर्किंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब तुमको जैसा मन कर लेना ना, पहले जैसे मान के चलो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, नीचे में डिक्रीज इन करेंट एसेट होता है नॉर्मली, तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, जो कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में हम लोग जो प्रोविजन वाला टैक्स है उसको फिर दोबारा यहाँ पे माइनस करेंगे, मेरा आ जाएगा। अगर मेरा पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे, अगर मेरा नेगेटिव है तो यूज लिखेंगे, समझे। तो पहले एक ऑपरेटिंग का नॉर्मल एक जनरली सम्स करेंगे, उसका फिर डेप्थ में पूरा सम्स को लेकर के फिर डेप्थ में हम लोग एक बार फिर फॉर्मेट से बात करेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक सम्स देख लो ऑपरेटिंग के लिए। बोल दिया था प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड, वीडियो तो ठीक से हो रहा है ना, हाँ। द प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वॉज कितना बोला, 2,50,000 डायरेक्ट निकाल के दिया है, मतलब कि दो डेट नहीं दिया, डायरेक्टली निकाल करके दे दिया कि ये तुमको निकालना अभी इतना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। ठीक है, 2 ईयर माइनस करते हैं ना, तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसका दिया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व दिया है, गेन एंड सेल ऑफ एसेट दिया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ट्रेड रिसीवर, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड। ठीक है, तो ये सब हमको दिया है। ठीक है, ये सब हम लोगों को दिया है, तो चलो करते हैं। चलो तो ऑपरेटिंग में आ जाओ। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट मेरा बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट मेरा बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट पूरा बना हुआ है मेरा, इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ हो जाएगा। इसमें उतना लिखित कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, सम्स का PDF ये रहा। तो चलो करते हैं इसको, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी रहा मेरा अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, ए नंबर लिख देते हम लोग, क्या कैश फ्लो, बोलो क्या लिखेंगे हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ये हेडिंग दे देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर, फॉर्मेट लिखा हुआ देख कर ऊपर, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आइटम्स। ठीक है, ये मैं किधर आता है, नोट 1, इसका हम लोग हेडिंग दे देंगे। नोट 1 में इसको मतलब अलग से कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो इसको करते हैं,
फॉर्मेट तो दिखा चुके ऑलरेडी, तो इधर लिख देना वर्किंग नोट 1, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, ठीक है, लिख देना पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। फॉर्मेट देख लो और फिर से हम दिखाते रहे, फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर्मेट कहाँ गया, ये रहा अपना फॉर्मेट इसका हम लोग यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ये रहा। तो ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे जैसे हम लोग फॉर्मेट को देख करके लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले दे दिया मेरा प्रॉफिट, दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया ही हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया बोलो, 2,50,000 है। करेंट ईयर प्रीवियस ईयर बोल कर कुछ दिया हुआ तो डायरेक्ट वही लिख देना जो अमाउंट है। क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। तो देखो फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी लिख देना। फॉर्मेट देखो कैसे लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे तो हेडिंग नहीं भी तो चलेगा। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट बोलो कितना है इसका, 2,50,000। उसके बाद हम लोग इससे ऐड क्या क्या करते हैं बोलो। तो देखो तो कोई रिजर्व है क्या क्वेश्चन में, देख लो ऐड का क्या क्या इसमें। ऐड का इसमें सर हम लोग फिक्स एसेट ये तो नहीं, ये नहीं है। ट्रांसफर और टू जनरल रिजर्व आएगा, और क्या आएगा बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी आएगा। और भी कुछ दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ 2 आइटम है, 2 आइटम लिख दो। क्या लिख देंगे, एक तो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व बोलो कितना है, ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया मेरा 17,500। और एक मेरा क्या है, प्रोविजन 2 ईयर का दिया हुआ है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स देखना, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, तीन लाख 25,000, 3,02,500 है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हेडिंग दे देना, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। तो मैं आगे 3,02,500, 3,02,500 चलो लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3,02,500, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3,02,500, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेडिंग में क्या देंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो फॉर्मेट तो दो तुमको दिखा दिए, उसमें से चलो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन तो आता है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, कितना 20,000।
ठीक है 20,000। और बोलो अब क्वेश्चन यार ऐसे गुडविल से रिटर्न ऑफ कैसे समझेंगे, है ना। गुडविल भी इसमें दिया हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे समझेंगे, रिटर्न ऑफ लिख ही दिया, समझेंगे क्या। चलो लिख दो, गुडविल रिटर्न ऑफ लिख ही दिया है तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ बोले या एमोर्टाइज बोले सब इसी में आएगा। कितना है रिटर्न ऑफ 9,000, 9,000 मेरा ये भी यहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा यहीं पे आ जाएगा। और कुछ है इसमें, देखो तो और कुछ आता है क्या। और इसमें जो है मेरा गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट, गेन भी सेल ऑफ एसेट इधर ही आएगा, है ना। देख लेना फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये भी लिख लो। गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट क्या होता है, लेस के ऐड, ये बोलो लेस है, देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मेट में। गेन हाँ हाँ दोनों ही दिया हुआ, लॉस भी दिया हुआ है क्या, लॉस दिया हुआ है, और लॉस भी दिया हुआ है, तो लॉस भी पहले ऐड कर दो। चलो तो लिख देना लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो लॉस भी यहीं पे हम लोग का आता है, तो बोलो कितना है लॉस, 2,000, 2,000 लिख दिए। और लॉस का गेन जो उसका वो लेस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक सिर्फ एसेट है, सिर्फ एसेट लिख देना, हमसे गलती से लिखा गया, इसको हटाओ। बोलो कितना, 8,000। हाँ तो इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मतलब क्या, हम डायरेक्ट बोल रहा है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। चलो बोलो सबको करके कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 23,000 पॉजिटिव में आ रहा है क्या। तो इसको हम लोग पूरा जोड़ दो, 3,25,500। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ना, कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। इंक्रीज इन करेंट तो कुछ इंक्रीज हुआ है, करेंट लायबिलिटी होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है सर, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम है भूल गए हम लोग। तो तुम लोग तो एक लिस्ट बना करके मैं लिख दिए कि क्या क्या करेंट एसेट में है, क्या क्या करेंट लायबिलिटी में। ये रहा देखो, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एसेट में क्या क्या आएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म रहेगा विद इन 12 मंथ वाला इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्रीज को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ये सब क्या है, करेंट एसेट है। एक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे जिसके अंदर आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, तो ये सब मेरा क्या है, करेंट एसेट है। तो बहुत जन स्टूडेंट लोग को ना ध्यान में था सर कौन सा करेंट एसेट है कौन सा करेंट लायबिलिटी है, भूल गए। तो भूल गए तो इसका भी लिस्ट देखना दिया हुआ है पीडीएफ में। करेंट लायबिलिटी का देखो जैसे लिस्ट दिया हुआ है, इंक्रीज इन करेंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है, अदर देन शॉर्ट टर्म, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब मेरा सॉरी तो करेंट यही बता रहे हैं, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी सब इधर लिस्ट दिया, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब मेरा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में सारा लिस्ट दिया हुआ है। जैसे इन्वेंट्रीज हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या है करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, एक्रूड इनकम क्या हो गया करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा क्या हो गया करंट एसेट,
ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव, ये सब मेरा क्या हो गया, करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, यहाँ भी सेम वही दिया है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो करेंट एसेट में पहला वाला सब मेरा किस में है, करेंट एसेट, एंड लास्ट 3 करेंट लायबिलिटी। तो बहुत से स्टूडेंट लोग करेंट लायबिलिटी करंट एसेट क्या क्या भूल गया, तो ये देख सकता है। ठीक है, दिया हुआ है। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या करेंट एसेट क्या इंक्रीज हुआ, क्या सब नीचे दिया हुआ। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट, सॉरी रेट पेन लेते हैं ना, ये मेरा करेंट एसेट, फॉर एग्जांपल क्या है, करेंट एसेट। अब देखो ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करेंट ईयर है, 2 ईयर दिया रहता है ना। 50 से 62 हो गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो। पहले यही लिख लेते हैं ना, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, 50 से 62 हुआ है ना, सॉरी 45 से 55 हुआ, ये भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री मेरा स्टॉक जिसको बोलते हैं करंट एसेट, देखो यही सब लिस्ट हम लिखवाए हैं, सारा लिस्ट ही में से, समझ रहे हो ना। 8000 है तो क्या हुआ ना, इंक्रीज हुआ, सॉरी हम तो गलत, नीचे इसका सीधे सीधे 12 से 8 हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज। अब ये देखो इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, ये में क्या होता है, लायबिलिटी है, एडवांस में मतलब मेरे लिए लायबिलिटी। 8000 था, 8000 से क्या हो गया, 8000 हो गया, तो ये क्या 8000 से कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 6 से 3 हो गया, ये भी मेरा डिक्रीज हुआ। प्रीपेड भी मेरा इंक्रीज हुआ, 0 से 5000। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम क्या बोलते हैं, एसेट को बोलते हैं, करंट एसेट को, तो ये मेरा इंक्रीज हुआ। तो ऐसे मेरा करंट लायबिलिटी करंट एसेट है। तो चलो फॉर्मेट में लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, ये लिख लिए ना, चलो देख लेते हैं अब क्या क्या इंक्रीज डिक्रीज सब कहाँ आएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज। तो बोलो इंक्रीज में करंट लायबिलिटी में क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग, ट्रेड पेबल्स, कितना से इंक्रीज हुआ, डिफरेंस अमाउंट देख लेना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना, पता चल जाएगा कितना आया, 10,000 क्या, 45 से 55। तो ये इसको ना अंदर लिखना इनर कॉलम का भी 10 है। और भी है कोई करंट लायबिलिटी जो मेरा इंक्रीज हुआ है, बोलो और भी कुछ है, हाँ बस इतना इंक्रीज हुआ है। और क्या ऐड कर दे, इंक्रीज इन डिक्रीज इन, सॉरी करंट एसेट है ना, तो उसको भी कर दो, आराम से करते हैं। इसके तो हम लोग करते हैं सर, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो बोलो करंट एसेट में क्या क्या डिक्रीज हुआ है, तुम ही लोग बोलो। इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना से, 4000। और बोलो और कुछ है, और कुछ हुआ है, और बोलो कुछ और है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं हुआ ना, सर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है तो नेगेटिव में आएगा ये, क्या चीज, ना ना नेगेटिव में क्यों आएगा, डिक्रीज हुआ तो वही हुआ, डिक्रीज हुआ बोलिए तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ पता करने के लिए, ठीक है। तो 10 और 4 ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों को अलग है, एक साथ भी दोनों का करके दिखा सकते, तो एक ही साथ दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस में क्या करेंगे, पहले हम लोग ये लिख देते हैं ना, डिक्रीज इन, कि पहले इंक्रीज इन करंट एसेट लिखे, बोलो क्या पहले लिखना सही रहेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट ही लिख देंगे, एक साथ रहेगा है ना, इंक्रीज इन करेंट एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन करेंट एसेट मेरे यहाँ आ गया। अब तो समझना शॉर्ट फॉर्म है कि अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर मेरा ऐड हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, वो भी ऐड होगा। अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर ऐड हो रहा है तो डिक्रीज लेस होगा। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट मेरा ऐड हो रहा है तो इंक्रीज ऑब्वियसली ऐड होगा। तो एक तो याद हो तो बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कितना से, 12,000 से, और प्रीपेड 5,000 से, ये भी हो गया। और कुछ है, हाँ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हो गया ना,
उसके बाद आ जाओ डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या है बोलो? income received in advance. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कितना कितना से डिक्रीज हुआ ये वाला? 8,000 था, 0 8,000 था तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो मेरा कितना से हुआ है? 8,000 से फिर 0 हो गया ना, तो 8,000 से मेरा डिक्रीज हो गया ब्रैकेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या डिक्रीज हुआ है? outstanding expenses. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी आ जाओ। कितना से कितना? 5,000. ये भी ब्रैकेट में। सबको सॉल्व करके बता। और किसी को कंफ्यूज है क्या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, हम पहले ही बता दें, इससे अमाउंट का कंफ्यूजन है। तो 50 से 62 हुआ तो कितना से इंक्रीज हुआ? डिफरेंस कर लेना। 50 से 62 को कितना से? 12 से बढ़ा, ठीक है। अब से ये 8 से 0 हुआ तो कितना से डिक्रीज हुआ? 8,000 से डिक्रीज हुआ, 0 हो गया ना। 6 से तुम्हारा 3 हुआ, कितना से डिक्रीज हुआ? 3,000 से डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये सब अमाउंट का डिफरेंस करो तो कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ समझ में आ जाएगा। बोलो सब कैलकुलेट करके बताओ कितना राउटर कॉलम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 3,000 है ना। 6,000 से 3,000 हुआ, ये तो बोली, ये तो हम लिख दिए। 3,000 कर लो ना। ऊपर नीचे में थोड़ा ये होगा. इसी में तो यही तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें। ये सब हम लोग शायद क्लास में भी किए हैं। बोलो कितना आ रहा है सब कर करके? कितना रहा है? 20,000। इसको अच्छे यहाँ भी लिखते तो हम लोग चलता, कोई बात नहीं, इसको यहाँ कर दे रहे हैं। हाँ कितना? 20,000। नेगेटिव के पॉजिटिव में आ रही है बोलो तो? नेगेटिव में आ रहा है कि 20,000 पॉजिटिव में आ रही है? तो बोल। 20 तो नहीं आया, ठीक से करो। कितना रहा है बोलो ना। हमारे लिए अलग अलग है. तभी दोनों को करें कितना आ रहा है? 14 ऐड आया। का तो 14 आया और लेस का 28,000. तो दोनों डिफरेंस कितना रहो बोलो ना। 3,11,500. 3,11,500। अरे सिर्फ ये दोनों को नहीं बता सकती हो क्या कितना आया करके? ऐड का 14,000 है और हाँ। लेस का 28,000. 28 से 14 घटा देंगे कितना? ठीक से बोलो ना करके हमको थोड़ा। चलो ऐड का इधर लिख देते कितना? 14 ही तो आया. ऐड का 14 बोलियो, चलो इधर ही लिख देते हैं। और लेस का 28. 28 नेगेटिव में है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। 14,000 है ना, बोलो। तो नेगेटिव में 14,000 लिख दो यहाँ पे। 14,000 नेगेटिव है ना। ये देखो 14,000 से माइनस 28,000 माइनस करो तो माइनस ही 14,000 आएगा ना। बोलो बोलो। 3,11,500. तो डिफरेंस का फिर माइनस कर देना यहाँ से यहाँ, तो आ जाएगा 3,11,500। 3,11,500 बस। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. इसको हम लोग लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें हम लोग लास्ट क्या माइनस करते हैं बोलो तो? इनकम टैक्स। क्या माइनस करते हैं? लेस इनकम टैक्स पेड। ये माइनस कर दें। सर कौन सा इनकम टैक्स? जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो था ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स में भी सेम आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट होना कितना था? तो इसका भी सेम 35,000 लेस होगा। 35,000 लेस करना आ जाएगा 2,76,500 है ना। तो लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम लिखना, कैश फ्लो
फ्रॉम, नेट कैश, हाँ सॉरी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव। ठीक है, समझ में आया? बोलो। तो इसमें ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना है, प्रोविजन का, इंटरिम डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड का। इतना हम लोग डेप्थ में भी हम लोग सब कुछ सीखे नहीं है, बस एक तो ऑपरेटिंग का एक्टिव फॉर्मेट याद करने के लिए हम लोग साउंड्स बनाए। ठीक है, हो गया क्या यहाँ तक कॉपी सबका? ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग देखना है ना कौन कौन सा जो आइटम्स है 2 टाइम्स प्लेस होता है। कितना बार? 2 बार प्लेस होता है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे 2 टाइम्स प्लेस होता है उसमें ना हम जैसे मान लो 1 1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं ना, कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो क्या क्या 2 बार प्लेस होगा सर? ठीक है, गुडविल तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें से हम टिक मार रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी तुम्हारा आ गया। यहां से तुम्हारा 2 धर के चलो, ये 2 बार प्लेस नहीं होता, पर बाई चांस कहीं परचेस भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। तो किस किस को लेकर हम लोग डिस्कस करा तुमको बता दें। इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे है ना तुम्हारा एडजस्टमेंट, कहाँ गया? एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में देखो, चाहे तुम्हारा ये रहे प्रपोज डिविडेंड रहे, इंटरिम डिविडेंड रहे, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये सब क्या होगा? डबल होगा। डबल एंट्री होता है ना इसका, 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, मतलब 2 एक्टिविटी में कम से कम इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सर ये चीज़ को ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब किसको कहाँ लिखना है, कौन सा प्रीवियस ईयर कौन सा करंट ईयर है ना, तो बहुत सारा ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब प्रपोज, ये सब चीज़ें डबल डबल होता है, इसमें से हम टिक मारे तो 2 जगह होता है, मतलब कि 2 एक्टिविटी से 3 है ना, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये 2 जगह कम से कम जा सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 2 जगह फिर प्रीवियस ईयर लेना है कि करेंट ईयर लेना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं एक लाइन से सबका। ठीक है, ध्यान देना, प्रोपोज डिविडेंड तुम लोग को हम बता चुके, फिर से बता दे रहे, अगर प्रोपोज डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है तो ईयर का जिसका डबल डबल होगा सब हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो वो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेंगे। सर कैसे ट्रीटमेंट होगा? ऑपरेटिंग में एक बार ऐड, ठीक है, ऑपरेटिंग में एक बार ऐड, किस में लिखेंगे? वो ऑपरेटिंग का किस साइड में? वर्किंग नोट में। किस में? वर्किंग नोट जो हम लोग नहीं बनाते ऑपरेटिंग का, उसमें ऐड होगा। एक बार फाइनेंसिंग में क्या बोल करके ऐड लेस होगा? फाइनल डिविडेंड पेड। क्या बोल करके? प्रोपोज डिविडेंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड पेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड सर क्या होगा? तो करंट ईयर का नॉर्मली लेंगे, जैसे इसका कि ऑपरेटिंग में एक बार फाइनेंसिंग में लेस, सब में सबका तो वही चलेगा अभी, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में लेस। ठीक है, ये भी हो गया सर। अब आ जाओ हम लोग को ये पढ़ना है, ये जो टॉपिक है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविजन फॉर टैक्स तुम लोग तब से ना क्वेश्चन में हम तुम लोग जो सिखा है ना, वो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहता था। ठीक है, पर प्रोविजन फॉर टैक्स है ना बहुत सारा केसेस बन सकता है, मतलब मान लो तुमको अलग से प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट भी दे सकता है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में 3 केस बनता है, तीनों केस में आज हम लोग सीखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब सबसे पहले ये समझते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है। सुनो, हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग ना एक एस्टिमेशन बना लेते हैं कि भैया इस प्रोविजन मतलब क्या, तो एस्टिमेशन बनाना, क्या टैक्स है कि इतना इस साल में इतना टैक्स देना पड़ सकता है, जितना मेरा इनकम हो रहा है हमको लग रहा है, मेरा एस्टिमेशन है कि इतना टैक्स लग सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। समझे? तो अब टैक्स प्रोविजन इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट अ कंपनी इज लीगली एक्सपेक्टेड टू पे। उसको लगता है कि इतना पैसा इनकम का लिए हमको टैक्स पे कर सकता है, एक एस्टिमेशन लगाते हैं, एक अंदाजा लगाता है। ठीक है, केस हमको देखना है। सबसे पहले जो भी हम लोग नॉर्मली करते हुए आते हैं, नॉर्मली केसेस क्या क्या सर केसेस हो सकते हैं? केस नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना गिवन सिर्फ किस में रहेगा? बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में हम लोग का नीचे में लिखा रहता है, नॉर्मली नीचे में दिया रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, एक बार ऑपरेटिंग में वर्किंग नोट जो है हम लोग का, उसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्स मेड। एक बार ये करेंट ईयर का हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। याद है लेस इनकम टैक्स करते हैं
तो एक बात ध्यान रखना, उसमें प्रीवियस ईयर का जाता है। वर्किंग नोट में करेंट ईयर का, उसमें प्रीवियस ईयर का। तो ये सब चीज को लिए बहुत कंफ्यूजन, एकदम अच्छा से नोट सब बना करके लिख दिए, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब किसका बात हो रहा है, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। सर एडजस्टमेंट में क्या बोल कर दिया रहेगा, देखो कुछ ऐसा बोल करके दिया रहेगा, टैक्स पेड बोल करके दिया रहेगा, तब तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस नंबर 2। तो इसका करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस इसको ओपनिंग बैलेंस मतलब किसका बात हो रहा है, प्रीवियस ईयर। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी। क्लोजिंग बैलेंस को जैसे हम लोग इसका एसेट का अकाउंट बनाना सिखाए थे ना, वैसा ही है, ठीक है। इसका लिख देंगे तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस का बीडी लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट सीडी बोल करके लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू बैंक। अगर मेरा टैक्स पेड दिया हुआ तो क्या कहाँ लिखेंगे, टू बैंक में लिखेंगे। और क्वेश्चन में टैक्स मेड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टैक्स मेड लिखा हुआ है, जो देखो उधर भी हम लिख ही दिए हैं, टैक्स मेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट में देखना है कि टैक्स पेड है कि टैक्स मेड है। टैक्स पेड है तो यहाँ लिख देना, टैक्स मेड है तो यहाँ लिख देना, समझे क्या बोले। अब मान लो चलो टैक्स पेड दिया, तो टैक्स पेड है तो यहाँ लिख देना, जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या हो गया, टैक्स मेड। टैक्स मेड। अगर टैक्स मेड दिया हो तो यहाँ लिख देना, जो डिफरेंस आएगा मेरा टैक्स पेड, ठीक है। सर अब ये जाएगा कहाँ, जाएगा सिंपल से बात, अगर यहाँ ये वाला अगर मेरा आता है डिफरेंस में, मेरा कौन सा अमाउंट आता है, ये आता है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। टैक्स पेड जो होता है ना, हम लोग इनकम टैक्स पेड जो लिखते हैं उधर क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज में माइनस। अगर ये आता है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वर्किंग नोट में, याद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बोल करके ऐड कर देंगे। तो एक बात याद रखना, दोनों में तुम लोग देखना लिखा रहेगा, जैसे तुम लोग को हम दिखा दे रहे, रुको इधर ही तो है फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, टैक्स मेड। टैक्स मेड किधर आता है, वर्किंग नोट में। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स कहाँ गया, हमको नहीं दिख रहा, तुम लोग देख लिए, टैक्स पेड देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर का, ये करेंट ईयर का, समझे। ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया मतलब कि करेंट ईयर का ही बात हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब करेंट ईयर का ही बात हो रहा है। तो ये चीज बहुत ही अच्छा सीखना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरा क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। अब दोनों में से जिसका अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर जाएगा वही मेरा आंसर, ठीक है। तो ये तो बड़ा सम्स में हम डाल देगा, तुम लोग कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले इसका हम एक अलग से छोटा सम्स निकालें, छोटा सम्स हम लोग देख ले कैसे होगा। तो चलो इसका एक तो दो शॉर्ट छोटा सम्स भी हम लोग का होगा क्वेश्चन में, है ना। ये हम यही सॉल्व कर देंगे, ये हम यही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स का जो फॉर्मेट बना है बैलेंस शीट में रहेगा और एडिशनल में भी। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का इधर भी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है ना, बॉक्स के नीचे में। मतलब हमको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, नंबर 2 वाला जो बताया है ना, बोलो। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट बना लेना किसका, वही जो बताया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो एक फॉर्मेट बना लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बना लेंगे, है ना, डेबिट। प्रॉपर फॉर्मेट तुम लोग बना लो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? हाँ ये बात ध्यान, कंफ्यूजन करने, आगे पीछे भी ये एग्जामिनर देता है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेना कौन सा करंट ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर है। तो बोलो फॉर्मेट में सर दिया हुआ, सर पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। इसमें कौन सा बैलेंस लिखते हैं सर हम लोग, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, ये रहा, तो इधर लिखने लिख दे प्रीवियस ईयर बोलो या ओपनिंग बैलेंस बोलो। ओपनिंग मतलब प्रीवियस, क्लोजिंग मतलब कौन, करंट ईयर का बात हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर लिख दिए थे तुम लोगों के लिए, तुम लोग कंफ्यूजन ना। 1 लाख बहुत सिंपल है बनाना। अब यहाँ मेरा क्या जाएगा, क्लोजिंग टू बैलेंस, क्लोजिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, सीडी बोलो। इसमें करंट ईयर का, अगर इसमें प्रीवियस है तो इसमें करंट ईयर जाएगा सर, कितना, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। चलो यहाँ तक कॉपी कर।
देखो तो वीडियो ठीक चल रहा है ना? किसका? रहने दो, वीडियो नहीं ना कट रहा, बस चलने दो, कॉल आने दो। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब बोले टैक्स। टैक्स क्या दिया हुआ है? टैक्स वर्ड क्या यूज किया, देखो ना, स्मार्ट बनो। टैक्स पेड, तो देखो ना पेड कहाँ पे जाएगा? फॉर्मेट में देख लेना, फॉर्मेट में देख लेना, जाइए कहाँ चले गए, फॉर्मेट में देख लेना। टैक्स पेड देखिए सर यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा टैक्स पेड, यहाँ आएगा। तो चलो लिख देते टैक्स पेड। तो क्या बोल करके लिखे? टू बैंक बोल करके जो लिखा है वही लिखना, टू बैंक, टू बैंक। ब्रैकेट में लिख सकते हो टैक्स पेड। बोलो कितना? 1,40,000 है ना? बस इसका दिया मतलब डिफरेंस किधर आएगा? इसका आएगा, है ना? बोलो। बस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखे, क्या लिखे हैं? वही लिखे ना, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देना टैक्स मेड, ऐसे लिख देना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये मेरा आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? तो चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों टोटल करो ना। ये मेरा आएगा तुम्हारा कितना? 2,80,000। ये मेरा आएगा 2,80,000। तो डिफरेंस कितना का आएगा? बैलेंसिंग फिगर 1,00,000। समझे सर? ये 1,00,000 क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टैक्स पेड है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो वर्किंग नोट वाला रहता है क्या कर देना? प्लस कर देना। अभी तो करने, अभी तो बड़ा सम तब ना करेंगे, अभी तो सिर्फ यही बनाने बोला है ना? समझ गया कैसे बनेगा? सिंपल। सब लिख दिया हुआ, ऊपर भी फॉर्मेट जो बताया उसमें भी लिखो और इसमें लिखो। तो एग्जाम में ये ऑपरेटिंग में से देता है, ठीक है, कि प्रोविजन का बना करके दिखाओ टैक्स पेड। एडजस्टमेंट तो देगा, तुम लोग कहते इसमें भी दे दिया, इंटरनल एग्जाम में तो एडजस्टमेंट रहेगा। चलो जल्दी समझो, हुआ? तो कहाँ जा सर? तो बाद में प्लेस करें, क्योंकि अभी तो बड़ा समझ छोटा समझ हो रहा है ना। बड़ा समझ करें तो हम दिखा दें कैसे क्या प्लेस होगा। तो इसका केस सर 1 समझ में आ गया। 1 तो सर नॉर्मल है, प्रीवियस ईयर का एक बार लेस, करेंट ईयर है। अगर बैलेंस शीट में से दिया, एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में सर दिया हुआ क्या लिखा रहेगा? टैक्स पेड भी लिखा रह सकता है, टैक्स मेड भी लिखा रह सकता है। तो एक एग्जाम्पल दे दिए, टैक्स पेड भी हो सकता है और टैक्स मेड भी हो सकता है। तो देख लेना, जिधर भी आएगा, जिसका बैलेंसिंग फिगर आएगा उधर लिख देंगे, सिंपल सा बात है। 3 ठो तो हमको पता रहेगा ना, बाकी चौथा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। केस नंबर 3 लास्ट है। दो, एक बार हम क्या बोले बैलेंस शीट में दिया रहेगा, एक बार क्या बोले बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दोनों में दिया रहेगा, एक बार सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। किसमें दिया रहेगा? सिर्फ एडजस्टमेंट, ओनली गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहे, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पेड लिखा, क्या लिखा? प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वर्ड यूज किया, क्या किया है? पेड। तो जैसे हम लोग किए थे वैसे ही करेंगे, एक बार ऐड ऑपरेटिंग में और एक बार लेस, ठीक? किसमें? फाइनेंसिंग में करेंगे, सॉरी, एक बार ऐड ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में लेस करेंगे, ठीक है? ओफ, ये कहीं गलत तो नहीं ना कर दिया? एक मिनट को, तो मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो। फाइनेंसिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड कहाँ से आ गया? एक मिनट, इसको क्रॉस चेक करना होगा। ठीक है, ये हमको लग रहा है गलत लिखा गया, ये मेरा एक बार ऐड होगा। हाँ ठीक है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? लेस लिखने, क्या लिख देंगे? लेस। अगर सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है तो, ठीक है? पर इसमें हमको डाउट लग रहा है, इसको काट करके ना ऑपरेटिंग ही लिखो, ठीक है? इसको ऑपरेटिंग ही लिखो, ठीक है? इसको एक बार हमको देख लेंगे, मेक श्योर कर लेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? एक बार माइनस, जैसे हम लोग करते हैं फॉर्मूला प्रोविजन है क्या? देखो तो एक बार
फाइनेंसिंग का प्रोविजन 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 प्रोविजन। हाँ ठीक है, इसको ना इधर ही ऐड होगा, ठीक है, एक बार इधर लेस कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया, एक बार ऑपरेटिंग में लेस कर देंगे, ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखा हुआ, मेड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मेड, तो सिर्फ ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, ऐड, आर कहीं कुछ नहीं करेंगे। 3 नंबर के बाय चांस देगा, नहीं देगा, ठीक है। देगा कौन सा, 1 एंड 2, ठीक है। ये तो सर हो गया। और अक्सर गुडविल का कंफ्यूजन होता है, जो किस में दिया रहता है, जो कंफ्यूजन होता है ना, सब पहले हम लोग डिस्कस करें, फिर सम्स करेंगे, तो फिर एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में दिया रहता है, ठीक है। बैलेंस शीट में सर राइट ऑफ होता है, एक गुडविल का होता है राइट ऑफ, जिसको हम लोग एमोर्टाइज भी बोलते हैं। एक होता है परचेज। सर कैसे समझे कौन सा परचेज और कौन सा राइट ऑफ हुआ। गुडविल का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ, प्रीवियस ईयर में 7 लाख था, फिर करंट ईयर में कितना हो गया, 5 लाख हो गया, मतलब कि वैल्यू क्या हो गया, 2 लाख से घट गया, मतलब क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट सर कैसे होगा, ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, ऐड, यहाँ ये कुछ नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। सर परचेज को कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर में 5 था, फिर बढ़ करके कितना हो गया, 7 बढ़ गया, 2 लाख से बढ़ गया, तो इसका मतलब परचेज, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में ऐड। गुडविल का भी कंफ्यूजन क्लियर, जो कंफ्यूजन हुआ सब क्लियर हो जाएगा अभी हम लोग का इधर ही। फिर जब सम्स करेंगे तो एक बार और भी दिखा देंगे कि सर कैसे हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का तुम लोग को थोड़ा सा हम जब सम्स होगा तभी बताना सही रहेगा, सम्स के साथ ही बताते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब डिवेंचर का लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। डिवेंचर का भी इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट लोग को होता है, ठीक है। तो चलो एक सम्स करते हैं लास्ट, बड़ा वाला सम्स, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा एनर्जी रखना, अच्छा से समझना। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, ठीक है। ठीक, कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, आंसर 1,44,000। देखिए एक ही नंबर है, कितना नंबर हम निकाल दिए इसको, कितना नंबर है, हाँ ठीक, ठीक, ठीक। तो ये हम लोग सम्स दिया हुआ है, ठीक है। सम जैसे नॉर्मल फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये मेरा एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एडजस्टमेंट है। हम तुम लोग को एक बार और ही बताए थे कि अगर इस तरह का सम्स है तो पहले से फॉर्मेट एक अंदाजा ले लेना कौन कितना जगह लेगा। तो आ जाओ, आज के लिए लास्ट सम्स है, ठीक है। एक बड़ा फॉर्मेट बना है क्या, हाँ ये रहा। तो चलो एक बड़ा वाला सम्स करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ए लिख देना, कैश फ्लो, पूरा एक पेज का टाना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा इसके लिए ना 60% प्लेस स्पेस छोड़ देना, कितना परसेंट, 60%, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टिंग के लिए 40 बचा ना, तो 15% इन्वेस्टिंग और बाकी 25% फाइनेंसिंग, समझे क्या बोले। तो ये मेरा ये हो गया, देख लेते हैं वो कितना स्पेस लेता हो, तो हमको भी अंदाजा अभी कुछ है नहीं, फिर भी देखते हैं कितना लगता है जगह, थोड़ा कम बेसी होगा। तो बी नंबर लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट में लोग थोड़ा सा ज़्यादा जगह नहीं लगेगा इसमें, सी नंबर में लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो ऐसा कर लो तो जल्दी, क्विक। तीन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी एडजस्टमेंट और सब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो कोशिश करना ना पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन करके लिपटा दे, समझे क्या बोले। जब भी ऐसा हो तो पहले कुछ करना एडिशनल इंफॉर्मेशन करके लिपटा दे, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखना है, हम लोग सीखना है सबसे पहले क्या, 10% डिबेंचर वेयर इशू 31 मार्च 2022 से प्रीवियस एक करंट ईयर है, बोलो सर प्रीवियस ईयर है तो हम लोग डिबेंचर किस पे चार्ज करेंगे 10%? हाँ 10% किस में चार्ज करेंगे, जो डिबेंचर है इसमें कि इसमें? जब भी प्रीवियस ईयर देना उसका उल्टा में चार्ज करना, उसका उल्टा में करेंट ईयर में। और जब भी करंट ईयर आएगा तो सीख गए। तो यही चीज़ अभी हम तुमको डिटेल में समझा देते हैं। सेम चीज़ अभी डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का दिया है ना तो हम लोग जो डिबेंचर 10% जो इंटरेस्ट है ना उसका अपोजिट दैट इज करेंट ईयर में 2,40,000 पे चार्ज, मतलब यहाँ कहाँ चार्ज करना है 2,40,000 पे। अगर सर करेंट ईयर का अमाउंट दिया रहेगा ना तो हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गया, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर। तो चलो इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में तुम लोग को बता देते हैं, इसी डेप्थ में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाओ, क्या बोला, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर गिवन इन बैलेंस शीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों में दिया है। किधर दिया रहेगा, दोनों में ही दिया है ना, बैलेंस शीट में भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल में आ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ तो करंट ईयर का 5 और इसका 2। पहला नंबर केस नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 1 मान के चलो, इफ द डिवेंचर इशू 31/3/2022, मतलब कौन सा ईयर दिया, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। देन इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन करेंट ईयर 5 लाख पे होगा, है ना। तो डिवेंचर प्रीवियस ईयर में इशू बता रहा है तो हम करेंट ईयर गोल्स है ये वाला है, इसमें चार्ज कर देंगे 5 लाख पे 9%, दैट इज 45,000। सर ये कहाँ कहाँ जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक बार देखना है, इंटरेस्ट देखा होगा, इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, एक बार ऑपरेटिंग में देखना है और एक बार फाइनेंसिंग में लेस, ठीक है। अगर सर मान लिया करेंट ईयर का अमाउंट दे दिया तो इफ द डिवेंचर इशूड ऑन 31 मार्च 2023, मतलब करंट ईयर का दिया हुआ है, देन इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर दिया तो प्रीवियस ईयर में चार्ज करेंगे, प्रीवियस ईयर दिया तो सर प्रीवियस ईयर में चार्ज का मतलब कि 2 लाख पे चार्ज करेंगे, 2 लाख पे 18,000 एक बार, और सेम ट्रीटमेंट सेम, ऑपरेटिंग में प्लस एंड फाइनेंसिंग में लेस। डेट का अगर दे देगा तो कंफ्यूजन है, डेट मान लो 1 अक्टूबर दे दिया तो 1 अक्टूबर दे दिया मतलब 1 अक्टूबर से बोला है चेंज हो रहा है, 1 अक्टूबर से चेंज हो रहा है, मतलब कि 22 से स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा अप्रैल से हो रहा है, 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को मेरा खत्म हो जा रहा है। तो तब अक्टूबर से बोल रहा है कि मेरा डिवेंचर चार्ज करने, मतलब कि मेरा सितंबर तक जो मेरा 2 लाख पहले से है, जो 2 लाख मेरा पहले से है, 1 सितंबर जो 2 लाख मेरा पहले से है, पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट है ना 2 लाख, तो ये जो मेरा पहले से है तो पहले उस पर जितना हो रहा है तुम्हारा अप्रैल से सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से चार्ज बोलना है 6 मंथ मान लेंगे, फिर बाकी जो मेरा 6 मंथ बचा 5 लाख पे 1 अक्टूबर से माना, क्योंकि उसके बाद चार्ज करने बोला है, ठीक है। अगर नहीं भी वाला समझ में आ रहा डेट वाला तो जब सम डेट वाला आएगा तब समझा देंगे। अब ये तो फिलहाल समझ के रखो 1 और 2 कि सर अगर इतना पढ़ना ही नहीं है सर, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर दिया रहेगा तो करेंट ईयर में चार्ज करेंगे, करेंट ईयर दिया रहेगा तो ट्रीटमेंट एक बार ऑपरेटिंग से प्लस फाइनेंसिंग से लेस। समझ में आया, चल तो बोलो ये किस पे चार्ज करेंगे, बोलो किस पे चार्ज करेंगे, बोलो 2,40,000 की 1,80,000, बोलो 2,40,000 क्यों सर, करें प्रीवियस ईयर का अमाउंट है तो आप करेंट ईयर में चार्ज करिए ना, है ना। तो आ जाओ इसको दिखा, इसको हम यही दिखा दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग अलग से नहीं, इधर ही दिखा दे रहे हैं। कितना है 2,40,000 पे कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा 24,000। ये कहाँ कहाँ जाएगा बोलो एक बार, ऑपरेटिंग में
हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस। तो चलो करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, लिख देना नीचे में हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जल्दी करो ना कि हम लोग 9 बजे तक खत्म करें इसको। कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जल्दी करो, फास्ट। हम लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 लिख देना, वर्किंग नोट 1, हेडिंग तुम लोग कह दे दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो इसको पहले फाइनेंसिंग में लेस करेंगे ना, तो लिख देते हैं, ये लिख लिया क्या यहाँ तक? तो फाइनेंसिंग में लेस कर दो, फाइनेंसिंग में जाओ, लिखो लेस, हेडिंग में क्या लिख देना, लेस। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट पेड, है ना। देखो दिया हुआ है कि नहीं फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन में इंटरेस्ट पेड, ये चीज याद रखना, नोट 1 लिख देना, वर्किंग नोट लिखो या डब्ल्यू लिखो या एन लिखो। लेस है मतलब क्या, नेगेटिव में बैलेंस जाएगा। सर लेस कैसे होगा? फॉर्मेट में देखो ना लिखा हुआ है लेस, क्या लिखा हुआ है? लेस होगा, ठीक है ना। एक बार ऑपरेटिंग में बोलो, ऑपरेटिंग में कर दो ऐड। अच्छा ऐड कहाँ पे होता है वाला बोलो तो, किस सेट का, फॉर्मेट का किस सेट में ऐड होता है? देखो ऊपर में, मतलब क्या हेडिंग में रहेगा, कौन सा हेडिंग में रहता है ये पूछ रहे हैं। देखो कहाँ है, कहाँ गया? इंटरेस्ट ऑन किस में जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा, है ना। तो सर ये तो हम लोग पहले ऑपरेटिंग में हेडिंग दे देते हैं, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो ये तो सर आ जाएगा हम लोग का आइटम्स में। क्या लिखेंगे? नोट 1 लिख देंगे कि नोट 1 नोट 2 होगा ना, तो नोट 1 तो हम लोग उसका कर दिए ना, तो नोट 2 लिख दो इसको, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? बोलो एडजस्टमेंट, बोलो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसी में आएगा क्या? तो लिख दो इसी में। क्या लिखेंगे? ऐड होगा ना, बोलो ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या बोल करके ऐड करेंगे? बोलो इंटरेस्ट कितना अमाउंट है बोलो तो, इंटरेस्ट पेड एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हेडिंग में क्या लिखा हो देखो तो फॉर्मेट में, इंटरेस्ट पेड ही लिख दो, कोई बात नहीं। बोलो अमाउंट, बोलो 24,000 इनर कॉलम में लिख दो, ठीक है। एडजस्टमेंट पहले करके झाड़ लिपटा देते हैं ना, ये एडजस्टमेंट में भी बहुत कंफ्यूज होता है, कुछ एग्जाम में भी ऐसे ही करना। बोले इसको किस समझ में प्रॉब्लम हुआ? आगे बढ़े। आगे क्या है? टैक्स पेड। क्या दिया हुआ है? टैक्स, जो भी हम लोग किए थे टैक्स पेड दिया है ना, टैक्स पेड। तो इसका एक तो हम लोग को वो ये बनाना पड़ेगा, टैक्स पे तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स देखो ना कहाँ दिया हुआ है, Notes to accounts. नीचे 3 नंबर। ये देखो 3 नंबर मेरा प्रोविजन ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हम लोग अलग से भी निकालना सीखे थे ना, फिर अब इसमें ही बनाना सीख लेते हैं। तो देखो हम क्या बोलते हैं, अगर बैलेंस शीट में भी दिया रहेगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों में दिया रहेगा, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बोलो, बोले थे ना। चलो इसका नोट 3 दे करके बना दो, तब नोट 3 दे करके बना दो। हम लिख देते हैं वर्किंग नोट
3, वर्किंग नोट 3। क्या रहेंगे प्रोविजन, थोड़ा सा हाथ स्पीड चलाना, लेट हो रहा है। फॉर टैक्स अकाउंट, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा डेबिट। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। देखो तो क्या क्या दिया हुआ अमाउंट, पहले यहाँ तक लिख लो। ठीक है, बोलो ओपनिंग बैलेंस, तुम लोग बोलो ओपनिंग बैलेंस सब कैसे समझेंगे? ओपनिंग बैलेंस है, ये तो दिया हुआ है 2,04,000 ओपनिंग या क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग तो ये है ना, ये 2,10,000 में देखो, इसे ईयर का भी देख लेना। 2,10,000 मेरा ओपनिंग है प्रीवियस ईयर, और फिर 2,04,000, तो चलो लिख देते हैं। चलो आ जाओ लिखते हैं। इसका कितना बोलो? 2,10,000, इसका है मेरा 2,04,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया? टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कहाँ आता है? यहाँ आता है, टू बैंक, है ना। टैक्स पेड तो सर यहाँ आता है, तो यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है? अमाउंट बोलो कितना है सर? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ, देख लो एडजस्टमेंट में टैक्स पेड का ये रहा 80,000 अमाउंट लिखा हुआ है, 80,000 लिख दो, है ना। अब जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टैक्स मेट। जो डिफरेंस आएगा वही ना लिखेंगे, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो तो? 2,84,000, 2,84,000। ठीक है, 2,84,000। अब ये बोलो ये कितना आएगा डिफरेंस? 74,000। बोलो 74,000 टैक्स में कहाँ जाएगा? लिखा है ना ऊपर, बोलो। ऑपरेटिंग प्लस होगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस। और ये मेरा कहाँ जाएगा? लेस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। ठीक है, तो चलो लेस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग में प्लस कहाँ करेंगे? जब नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट करेंगे तब ना प्लस करेंगे। तो चलो वर्किंग नोट भी बना लेंगे, यही बना, क्योंकि पहला स्टेप तो हम लोग का वही रहता है ना। तो चलो वर्किंग नोट 1 2 देना चाहिए था ना, 2 तो हम लोग को ही बनाना है ना, 2 लिख दो। वर्किंग नोट 2 क्या निकालेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो नोट 2 में निकालते हैं। हाँ, नेट प्रॉफिट में निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, वीडियो चला ना मुजम्मिल, देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? देखो ना, यही है मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो यहाँ ध्यान दो, रिजर्व एंड सरप्लस में जो दिया हुआ है, समझे? ये मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सरप्लस वन दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बोलो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना आएगा? 3,60,000 से 75 माइनस करो। ठीक है, तो ये समझना, ये तुम लोग को थोड़ा सा ट्रिक मिल गया। 2,85,000 तो इधर लिख देते समझाने के लिए। क्या बोलो तो? 3,60,000 माइनस कितना है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उधर दिया हुआ था, तो वहां भी रिजर्व एंड सरप्लस में देख लेना। इसका मतलब रिजर्व नहीं हो, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है,
कितना है बोलो? 2,85,000, ठीक है, 2,85,000। अच्छा मेरा अच्छा कर दे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एक तो ट्रिक खेल दिया। प्रीवियस ईयर मेरा कितना है? 3,60,000। करंट कितना है? 75 ना। तो एक तुम लोग गलत बता दिए, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है ना, तो उल्टा बता दिया हमको तुम लोग। तो करंट ईयर तो मेरा 75 है ना, करंट ईयर में तो 75 माइनस 3,60,000 आएगा ना। तो इधर समझाने के लिए लिख देते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, है ना। तब तो माइनस में आएगा, 2,85,000 है पर इसमें ऐड हम लोग क्या करने बोलते हैं अभी फॉर्मेट में, जस्ट सर सीखे क्या करना है, प्रोपोज डिविडेंड हम लोग को ऐड करना है ना। प्रोपोज सर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोलो? 74,000 है। देखिए तो कहाँ गया ये, तो सर दिया हुआ 74, ठीक है सर। रिजर्व एंड ट्रांसफर रिजर्व नहीं आएगा कि नहीं, जब प्रॉफिट बोले तो वो नहीं आएगा, समझे। वो रिजर्व ट्रांसफर और रिजर्व एंड सरप्लस को प्रॉफिट बता दिया, कितना मेरा सरप्लस प्रॉफिट हुआ। सरप्लस ही क्योंकि हम लोग हमेशा नेट प्रॉफिट में देखना बिफोर टैक्स हम फॉर्मेट भी दिए थे, इससे पे तो सरप्लस ही लिखते हैं, तो सरप्लस अमाउंट बोल दिए इसलिए। तो माइनस में ही आएगा, कितना बोलो? ये मेरा माइनस में आंसर आएगा, है ना। नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है ना। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं, जल्दी बड़ा हो जाएगा नहीं तो सम्स। अब ये तो हो गया, आप सब चालू, आप जल्दी हो जाएगा। कितना? इसको यहीं लिख दे, क्या अलग से लिखते हैं। तो ये मेरा कितना है? 2,85,000 ना। इंटरेस्ट पेड, तो ये मेरा आ गया 2 लाख। कितना था वो तो फिर से अमाउंट भूल गए। 2,11,000 ना। इंटरेस्ट पेड आ गया। और कुछ है क्या इसमें? तो और कुछ नहीं है ना, डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ है? है डिप्रिसिएशन क्या? नोट्स टू अकाउंट्स में दिया है। कितना बोलो? Accumulated depreciation. कितना अमाउंट बोला था? प्रीवियस 69, करंट 1,40,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 75। तो यहाँ ध्यान दो, डेप्रिसिएशन भी इधर ही है, कहाँ गया सम्स? ये रहा सम्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, और क्या क्या आता है इसमें? देखो तो और कुछ है नॉन कैश का हम लोगों का। शेयर कैपिटल तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और मेरा इसमें से क्या है? प्रॉपर्टी सब तो अच्छा एसेट्स है। डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाई दे रहा? हमको नहीं देखा, तुम लोग दिखाई दे रहा है, कहाँ है? Accumulated notes to accounts। और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब तुम उसे नेगेटिव बैलेंस दे क्या करे? अरे डेप्रिसिएशन तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रैकेट में दिया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देख लो कितना हुआ है मेरा। पहले था करंट ईयर में तो 1,40,000, फिर घट के हो गया 69, मतलब कि घटा है। डेप्रिसिएट एसेट का वैल्यू क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन घटा है। तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन बोलो? डिफरेंस बोलो कितना आया? बोलो। 75। डेप्रिसिएशन पहले कम था फिर बढ़ गया। हाँ, पहले बेसी था फिर घटा है, तो घटा। 22 तो इस साइड है। हाँ पहले पहले कम था फिर बढ़ गया। हाँ, तो डेप्रिसिएशन जितना बड़ा हो ना लिखेंगे हम लोग। समझे नहीं तुम लोग क्या बोला? नहीं आप उल्टा बोले। ओह, करेंट ईयर था फिर इतना हो गया ना, वही बोले ना। तो पहले जैसे 69 था डेप्रिसिएशन, फिर 144, मतलब डेप्रिसिएशन इतना और 74,000 और मेरा आया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। सॉरी 75,000। तो नॉन कैश आइटम भी 75,000। बोलो कितना आएगा? और कुछ तो नहीं है ना? हाँ, और कुछ नॉन डेप्रिसिएशन ही जनरली दिया है। दोनों जोड़े तो
अच्छा ये तो नेगेटिव है ना, 2,11,000 कहाँ गया, सबमिट उठ गया क्या? 2,11,000 तो नेगेटिव है ना। इधर आ गया मैं 99,000, फिर भी नेगेटिव ही में आएगा। बोलो कितना आ रहा है, माइनस कर 1,12,000 मेरा नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड सॉरी इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ना, तो उसका आ जा लिख दो, ऐड करो, इंक्रीज इन करेंट, सब नहीं एक ही साथ लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तुम एक साथ ही लिखो, समझे क्या बोले? सब एक जगह में इधर लिख दो, आउटर कॉलम में मत लिख दो, एक साथ में कर दे। अच्छा देखो, तो करंट लायबिलिटी कोई है क्या, लिस्ट तो तुम लोग को हम बता ही दिए, फिर भी एक बार देख के हमको बोलो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। तो करंट लायबिलिटी में देख लो क्या क्या है। हाँ सर, करंट लायबिलिटी यही तो यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ट्रेड पेबल 18 से 60 हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है क्या? 60 60 से, हाँ हम ही तुम लोग को बोल रहे, हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से यहाँ से देखो, प्रीवियस में 60 था, फिर तो मेरा क्या हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है। और देखो तो कुछ करंट लायबिलिटी करंट एसेट एक बार में हम लोग देख के कर देते हैं। और कुछ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3 दिया हुआ है, 1 2 एंड 3, प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं लेना है, करंट लायबिलिटी में देखना। और कुछ नहीं है क्या, करंट एसेट में तो इन्वेंट्री से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेते, याद है ना, वो तो अलग से जाता है। इन्वेंट्रीज बोलो 387 से ये भी घट गया है ना, करंट एसेट भी घट गया। और कुछ है क्या, देखो तो और भी कुछ है, और कुछ नहीं, बस इतना ही हमको लग रहा है, और कुछ नहीं, बस यही दो है, तो चलो ये दो लिख देते हैं। अब ये दो के लिए हेडिंग देना भी जरूरी नहीं है, लिख सकते हो, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट ही लिख दो, दो इतना लिए हेडिंग क्या देना। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ है, और करंट एसेट करंट एसेट में क्या था हम लोगों का, ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे, जो इंक्रीज होता है उसको ऐड करते हैं ना। अच्छा जो डिक्रीज हुआ करंट एसेट उसको क्या कर देंगे, ऐड, कितना बोलो, इधर लिख ही देते समझने के लिए, रुको, ऐड डिक्रीज, पहले करंट लायबिलिटी लिख देते, रुको हड़बड़ाना नहीं, आराम से करते हैं, पहले करते हैं लेस करंट लायबिलिटी कर देते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो लेस होगा ना, तो डिक्रीज इन क्या करंट लायबिलिटी का नाम क्या था, लिख ही देना सीधा, हाँ ट्रेड पेबल, एक लाइन। अब एक एक वर्ड लिखने के लिए हेडिंग देंगे क्या, समझ लो, इसीलिए हमको डायरेक्ट लिख देना, और ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। अब एक एक लाइन के लिए हेडिंग देना, फिर नीचे लिखना है, टाइम इतना एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इन्वेंट्री लिखा हुआ है, दोनों ही बोलो करके ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे, कितनी 40, ये मेरा लेस ऐड, ये तो मेरा ऐड है ना, बोलो ना, 9,000 डिफरेंस आएगा, नेगेटिव आएगा ना। सुनो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करो, कितना आ रहा है, 1,21,000, ये मेरा नेगेटिव में रहेगा। खत्म हुआ, लास्ट में क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड, है ना, लेस इनकम टैक्स पेड, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा बोलो ना, प्रोविजन वाला अमाउंट आएगा ना, पर कौन सा आएगा, देखो तो एडजस्टमेंट देख के बताओ कौन सा आएगा। यहाँ तो हम लिख ही दिए थे ना, ये देखो ऑपरेटिंग में माइनस कौन सा होगा, टैक्स पेड, लिखा हुआ भी टैक्स पेड ये वाला है 80,000, तो 80,000 माइनस कर देते हैं, ये लो मेरा 80,000, ये भी लेस, मतलब आंसर नेगेटिव ही में इसका आ गया पूरा। कितना आएगा,
अरे ऐड होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस से माइनस को घटा दोगे क्या? माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखना, ऐड होगा। 2,00,000, 2,10,000, 2,01,000, ये मेरा किस में आया? नेगेटिव में। किस में आया? नेगेटिव में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? नेट कैश, बस बस अब 5 मिनट का शाम से, यूज्ड इन, 9 नहीं ना बजा, कितना बजे देखो तो, 8:51। बस आराम से हो जाएगा। सर नेगेटिव में से हम लोग यूज वर्ड यूज करते हैं ना, बोलो। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा ए निकल गया, ठीक है। ए नहीं भी लिखोगे चलेगा। स्पेस कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिए क्या हम? हाँ ज़्यादा छोड़ दिए, ठीक है। इसका काम मेरा खत्म। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो तो लाइन बाय लाइन भी तुम लोग जा सकते हो कि नहीं लाइन बाय लाइन हमको सर लिखना है कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं पता रहा है कि कितना आइटम्स और बाकी है, नहीं हमको खोजना पड़ रहा है। तो तुम लोग लाइन बाय लाइन ऐसे जा सकते हो कि ये कहाँ गया, ये कहाँ, जो जहाँ जा रहा भेजते रहो, खाली पहले एडजस्टमेंट अलग कर लेना, ठीक है। तो अब आ जाओ, चलते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले कितना था? 3 लाख, अब कितना हो गया? 9 लाख। 3 लाख से कितना हो गया? 9 लाख। तो 3 लाख से 9 लाख हो तो 6 लाख मेरा क्या किए हैं? इशू किए ना। 3 लाख से 6 लाख मतलब बढ़ गया, मतलब क्या किया? इशू किए। तो इशू शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। तो लाइन बाय लाइन करते हुए चल सकते हो, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट कर लेना, फिर लाइन बाय लाइन चलना। अगर तुमको कंफ्यूजन और सर खोजना पड़ रहा है तो ठीक है, तो लिख देना। क्या लिखोगे? लिख दो फाइनेंसिंग का। क्या लिखोगे? ऐड करते हैं ना ये, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। कितना का इशू हुआ बोलो? डिफरेंस 6 लाख। लाइन बाय लाइन चलते हैं। वहाँ ऑपरेटिंग हो गया ना, तो अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। आ जाओ। तो शुरू से भी तुम लोग लाइन बाय लाइन जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लाइन बाय लाइन ही करा देंगे, नहीं होगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट 1 में आएगा, तो ये आएगा नहीं क्योंकि मेरा प्रॉफिट में हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर नीचे लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हो गया उसका। नॉन करेंट लायबिलिटी में मेरा क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसका नोट नंबर 2। अगर नोट नंबर बोल दिया तो नोट ही नंबर में चल जाओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग से क्या बोला? 10% डिवेंचर। सर तो इसका हो गया ना, उसको तो हम तो वर्किंग नोट का किया ना, एडजस्टमेंट ना किया ना। एक बात बोला, 1,80,000 था, हो गया कितना? 2,40,000। इशू किए डिवेंचर की, रिडीम किए। रिडीम का तो क्या था? पेमेंट किया। इशू क्या कि पेमेंट किया, बोलो। बढ़ेगा कब? इशू का तब ना पैसा बढ़ेगा। तो इशू किया, तो ये भी मेरा ऐड होगा। आ जाओ, ऐड। तो एडजस्टमेंट का पार्ट है, एडजस्टमेंट तो अलग करते ही अलग होता है, ठीक है। समझे क्या बोले? 10% बढ़ना मतलब क्या? याद रखना, डिवेंचर हो चाहे शेयर हो, डिवेंचर हो चाहे शेयर हो, बढ़ना मतलब इशू किए, घट रहा मतलब पेमेंट किए हैं। इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, कितना कितना इशू हुआ? डिफरेंस बताओ ना। 6 लाख तो ठीक है। तो चलो लाइन बाय लाइन चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक, कहाँ तक हो गया हम लोगों का? करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट हुआ, वो भी तो हो गया ना। करेंट लायबिलिटी तो हम लोग का हो गया। इसमें जो प्रोविजन था 3 नंबर जो प्रोविजन था उसका भी तो काम हो गया। अब इसको भी अलग से मत देना, आपके अंदर जाएगा, जहाँ जाना था जा चुका। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। नॉन कैश नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में क्या है? प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट्स, नोट नंबर 4। नोट नंबर क्या बोल रहा है? 4 में आ जाओ। टेंजिबल एसेट बोल रहा है, डेप्रिसिएशन में तो काम हो चुका। एसेट और 6,45,000 का था और कितना का हो गया? 11,52,000। बढ़ गया, मतलब क्या किए? परचेस किया कि सेल किया, बोलो। हाँ राइट आंसर, बढ़ गया मतलब
परचेस किए हैं, तो लिख दो परचेज ऑफ, क्या नाम है, मशीनरी, हाँ लिख दो। तो परचेज ऑफ मशीनरी क्या करेंगे, लेस करते हैं ना, परचेस करते हैं तो, नहीं तो दिमाग लगाओ ना, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, लेस करेंगे तो इसमें 15% जगह छोड़े हो ना, लेस परचेस ऑफ क्या, मशीनरी। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलो, आप खत्म करना होगा, हम लोग खत्म हो ही गया, 9 बजे तक हो जाएगा। कितना बोलो, 5,07,000 इनर में लिख देना, ब्रैकेट में, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है ना। आगे बढ़े, तुम लोग ना अगर कंफ्यूज हो ना, जैसे हम लोग लाइन बाय लाइन उतार रहे हैं ना, ऐसे लाइन बाय लाइन पहले एडजस्टमेंट कर लेना, फिर लाइन बाय लाइन उतारना। हम क्या किए, हम सोचे कि पहले ऑपरेटिंग सॉल्व कर, इसलिए ऑपरेटिंग का आइटम्स पहले ले लिए, और तुम लोग खोजना पड़ा, कंफ्यूजन हो, तो लाइन बाय लाइन हम लोग करते चलेंगे नेक्स्ट सम से, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलो ये भी हो गया, और क्या बचा है, और कुछ बचा है क्या, अब तो कुछ नहीं बचा है ना। ट्रेड पेबल तो हो ही गया है, प्रोविजन भी हो गया है, एसेट में ये तो हम लोग कर ही लिए, इन्वेंट्रीज हो ही गया है, कैश एंड कैश वो तो हम लोग लास्ट में करते हैं, एबीसी प्लस कर देंगे तो, है ना। बस और हमको लग रहा है कुछ नहीं बाकी है, सब हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ऑपरेटिंग निकालिए, इन्वेस्टिंग का भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। इन्वेस्टिंग कहाँ गया, बहुत नीचे है, हाँ, तो इन्वेस्टिंग का यही मेरा आ जाएगा, ऐसे से लिख देना, ऐसे को दिखा देना, 5,07,000, 5,07,000 नेगेटिव में है ना, क्या लिखोगे, बोलो, नेट कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ए हो गया, बी भी हो गया, फाइनेंसिंग में आ जाओ, फाइनेंसिंग का बोलो, क्या है, कितना आएगा, 11,76,000। कितना, ठीक से बोलो, 11,70,000। तो ये मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव है क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम क्या, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख दो ए प्लस बी प्लस सी। बोलो ए प्लस बी प्लस सी करे कितना, हमको थोड़ा सा बताना जरा, ए प्लस बी प्लस सी करे कितना आ रहा है, लिख देना कैश, रुक जाओ, ऐसे क्यों लिख दिया हम, हेडिंग ऐसे नहीं देना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिख दो पहले, इसके बाद ये प्लस बी प्लस सी लिखो, हेडिंग दे दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिख दो, हेडिंग दे दो पहले, कैश कैश एंड कैश के, बोले ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, बोलो तो डालो, तो ये तो प्लस, इसके साथ दोनों माइनस करो, नहीं तो नेगेटिव बैलेंस है ना, दोनों ही माइनस होगा, दोनों ही माइनस होगा। अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं ना की इधर, देखो तो इशू ऑप्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, कुछ गड़बड़ की हमको लग रहा है यहाँ पे, देखिए तो सांस में इशू ऑप्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 लाख की 60,000 है, जो 1 जीरो बढ़ा दिए क्या, डिवेंचर तो शेयर कैपिटल कितना का है, शेयर कैपिटल 3 लाख से 6 लाख हुआ, 6 लाख वैसे हुआ ना, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ठीक, बोलो कितना आ रहा है,
बोलो। 4,68,000. 4 लाख पॉजिटिव ना? हाँ बोलो ना। हाँ क्या 11,600 है इधर, टोटल दोनों का कितना रहा 5,000 और 2,01,000 है, तो उधर लो 7 लाख कुछ हो रहा था, 11 लाख से नेगेटिव कैसे आ जाएगा? मैंने जैसे ये नीचे में ना इसको हाँ 11 लाख तो बड़ा है, दोनों से दोनों माइनस तो पॉजिटिव ही ना आएगा, वो तो बट ऑब्वियस है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे ऐड करेंगे ओपनिंग, बोलो ओपनिंग क्या करते हैं? ये देखो यहाँ से हम लोग यहाँ तक कर लिए ना, यहाँ से ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग, जो मेरा ये देखो ऐड करेंगे कैसे क्या, ओपनिंग ऑफ द ईयर करेंगे, क्लोजिंग से मेरा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ओपनिंग कितना ऐड करो, देखो क्लोजिंग से मैच होता है कि नहीं, कितना है क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग का आंसर कितना है? नहीं होगा। 75,000 ऐड कर रहे हैं ना, नहीं 1,47,000. 1,47,000 माइनस 170 ऐड कर रहे तो नहीं आ रहे, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन शायद 60 है, 90 आ गया, एक जो बढ़ा दिया है क्या? एक काम करो ना, इसको ना एक एक जीरो कम करो, तो 30,000 से 60,000 माइनस करो तो कितना आ रहा है? एक एक जीरो लग रहा है बड़ा हुआ है भाई, मिस्टेकन हमको लग रहा है। एक बार 60,000 से 30,000 माइनस करो तो कितना रहा, देखो तो। कितना? एक बार 60,000 करके निकालो तो आंसर, हमको लग रहा है एक एक जीरो एक्स्ट्रा दिया हुआ इसमें, देखो तो एक बार 60,000 के हिसाब से आंसर निकालो तो। फिर भी नहीं. फिर भी नहीं आ रहा है। 60,000 रखा है तो इधर टोटल कितना आएगा बोलो पहले, इधर टोटल कितना है, कैसे नहीं आएगा? और कैलकुलेशन ठीक से करो, हमको लग रहा है कि एक एक जीरो बढ़ा दिया गया उसमें गलती से। डिबेंचर का भी 1 0 कम करेंगे. नहीं डिवेंचर क्यों करोगे? शेयर कैपिटल. हाँ हाँ शेयर। टोटल आ रहा है 6,36,000 इसका फाइनेंसिंग का. नहीं वो तो ठीक है, रुको एक मिनट, हमको शायद लग रहा है डिवेंचर में खाली एक चीज़ गलती हो गया। डिवेंचर बोल रहा है, डिवेंचर कहाँ गया डिवेंचर? डिवेंचर हम लोगों का 18 डिवेंचर में खाली हमको लग देखने दो, डिवेंचर कहाँ गया 10%। हाँ डिवेंचर में 1,80,000 से 2,40,000 का तो कितना 60,000, 6 लाख लिखी थी हमको ना कहीं तो। हमको उस टाइम लगा था नहीं तो बोला करो यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो देख रहे हो यूट्यूब लाइव चल रहा है, थोड़ा सा खाली कंफ्यूजन स्टूडेंट लोग भी सोचेगा, वो कोई बात नहीं था, कैलकुलेशन में होता है, फॉर्मेट में थोड़ी गलत किए हैं। वही बोले कि 6 लाख 2 बार क्यों हो गए, एक ही बार हो गया। तो तुम लोग वही तो अभी क्यों बोलता है, तुम लोग बोला करो, ठीक है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, नहीं तो अभी तक 9 से 5 हो गया, इसीलिए इसका वजह से। चलो अब करके बताओ कितना आ रहा है। इधर कितना आ रहा है? 6,36,000। 6,36,000 से करो उसको, दोनों को माइनस करो। सुनो दोनों माइनस वाला जो है ना, पहले उसको ऐड कर दो, माइनस माइनस ऐड होगा, ठीक है तो आंसर माइनस ही में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। जैसे बोलो एक अमाउंट कितना है, बोलो एक अमाउंट बोलो कितना है, जल्दी जल्दी बोल। 201,000 बी का अमाउंट भी माइनस में है, कितना 50,000 80 का 6,36,000, ठीक है। चलो इसको यहाँ स्टूडेंट लोग के लिए सॉल्व करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस होता है, करो कितना आएगा, ये दोनों को बोलो, जितना पूछेंगे उतना बताना। 7,08,000 आंसर क्या आएगा, माइनस में होगा 7,08,000, फिर प्लस 30, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो 6,36,000 यहाँ सॉल्व कर दिखा, तो स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो नेगेटिव में आएगा 72,000, मतलब कि माइनस में आएगा ना, तो बस इसको ब्रैकेट में लिख दो 72,000,
है ना। अब देखो गलती नहीं होगा, लिख के दे सकते हैं। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। ओपनिंग कैश बोलो कितना है, ओपनिंग कैश कितना है 1,47,000। मतलब कि इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा, देखो क्लोजिंग आंसर आप मैच कर देगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मतलब आंसर कितना है हम भी एक बार देख ही लेते हैं। 75,000। एक जीरो देख लो क्या कर सकता है, एक जीरो का कीमत। तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो सही था, खाली एक जीरो लिखना। तुम लोग भी क्या बोले, तुम लोग से ये उम्मीद नहीं रखते हम, सही है, कम से कम बता दिया करो यार। ठीक है, तो मेरा आ गया। नहीं तुम लोग प्लस माइनस करने में भी कंफ्यूज हो गए हमको लगा, इसे तो प्लस माइनस करके दिखा दिए। 275 आएगा, आ गया ना। मुझसे ये कैसे हो गया, पूरा हम आस्ते आस्ते फॉर्मेट में पूरा सांस बना, ये कैसे पॉसिबल है, हम भी कंफ्यूज हो गए। कितना है 75 ना। क्या लिखोगे इसमें, क्या क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश अगर मैच हो ना, मतलब क्या आंसर इज राइट। मुजम्मिल पहले तुम वीडियो बंद करो, 1.5 घंटा का वीडियो